नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम रमेश था। वो रोज़ नदी से मछली पकड़कर बेचता और उस पैसे से अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता। एक सुबह रमेश अपने घर से मछली पकड़ने निकला, नदी के किनारे पहुंचा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मुझे रोज़ रोज़ खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। आज लगातार 2 दिनों से मैं खाली हाथ ही लौट रहा हूँ। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाऊंगा। मुझ पर दया करो प्रभु। इतना कहकर रमेश ने अपना जाल पानी में फेंका। अरे, यह क्या, मेरा जाल इतना भारी क्यों लग रहा है? मुझे लगता है ज़रूर इस बार कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। रमेश बड़ा ही खुश होकर अपने जाल को बाहर खींच लेता है तो देखता है कि जाल में मछली नहीं बल्कि एक बड़ा सा पत्थर फंसा हुआ था। यह देखते ही रमेश निराश होकर कहा, हे भगवान, ये तो यह कैसा इम्तिहान ले रहा है? क्या मेरे परिवार के नसीब में भूखा मरना ही लिखा है? अब तो लगभग शाम भी होने वाली है। चलो, मैं वापस घर ही लौट चलता हूँ। इतना बोलकर रमेश अपनी नाव को किनारे पर लाता है और वहाँ से चला जाता है। रमेश जब घर पहुँचा तो उसकी पत्नी मालती बोली, क्या हुआ? आप इतना उदास क्यों हैं? क्या आज भी आप खाली हाथ ही आए हैं? रमेश ने धीरे से सिर हिला के बता दिया। मालती बोली, हे भगवान, सिर्फ कल ही तक राशन था, आज हम क्या खाएंगे? क्या आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा? और फिर बेचारे किस्मत के मारे वे दोनों उस रात भूखे ही लेट जाते हैं। रमेश को रात में नींद नहीं आती। वो बहुत चिंतित था। वो सोच रहा था, हे ईश्वर, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? भगवान, मुझ गरीब पर दया करो। फिर अगली सुबह होते ही रमेश जाल लेकर नदी की ओर निकल पड़ता है। रमेश जल्दी नदी पर पहुंच जाता है और सोचने लगता है, अब मैं थक चुका हूँ, अब और झेल नहीं सकता भगवान। यदि आज मेरे जाल में कुछ भी नहीं फंसा तो मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। इतना बोलकर रमेश अपना जाल फेंकता है और कुछ देर बाद ही उसे महसूस हुआ कि जाल में कुछ फंसा है। अरे, इस बार तो मेरा जाल कितना ज़्यादा हिल रहा है। इसका मतलब इस बार ज़रूर कोई मछली फंसी होगी। रमेश जैसे ही अपना जाल बाहर खींचकर देखता है तो उसके जाल में कोई बड़ी मछली नहीं बल्कि एक केकड़ा फंसा था। अरे, यह क्या, इस बार कोई भी मछली नहीं फंसी। हाथ आया तो सिर्फ एक केकड़ा, लेकिन यह केकड़ा तो बाकी केकड़े से बिल्कुल अलग है। अरे, यह तो कितना बड़ा है। चलो, कोई बात नहीं, मैं इसे ही बाजार में बेच कर आता हूँ। कुछ तो पैसा मिल जाएगा जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर पाऊंगा। इतना सोचकर रमेश सीधे वहां से बाजार की तरफ निकल पड़ता है और केकड़ा रखकर बेचने के लिए बैठ जाता है। रमेश को बैठे बैठे शाम हो जाती है, परंतु कोई भी उस केकड़े को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। रमेश सोचने लगा, हे भगवान, क्या कोई इस केकड़े को खरीदेगा भी या नहीं? अब तो शाम भी हो गई है। इस केकड़े को लेकर घर चला जाता हूँ। फिर वह वापस अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रमेश के घर पहुंचते ही मालती ने उसके हाथों में कुछ देखा तो पूछा, अरे, ये क्या लाए हैं आप? रमेश बोला, ये केकड़ा है, आज जाल में बस यही फंसा। मालती बोली, तो आप इसे घर क्यों लाए? जाइए, इसे बाजार में बेचकर उससे राशन ले आइए। रमेश बोला, अरे भगवान, बाजार से ही तो आ रहा हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसे खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? मालती बोली, आप ना इस केकड़े को राजा के पास लेकर जाओ, वह ज़रूर इसे खरीद लेंगी। लेकिन भाग्यवान, क्या महाराज इस केकड़े को खरीदेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं खरीदेंगे, आप उनके पास जाइए तो सही। अपनी पत्नी के कहने पर रमेश उस केकड़े को लेकर राजमहल की तरफ चल पड़ता है। रमेश जल्दी ही राजमहल में पहुंच जाता है और राजा के सामने अपनी बात बोलता है। महाराज, मेरा परिवार 3 दिनों से भूखा है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं जिससे मैं उनके लिए भोजन खरीद सकूं।
मैं आपको यह केकड़ा बेचने के लिए आया हूँ, आप इसे खरीद लीजिए महाराज। राजा ने कहा, लेकिन मछुआरे, मैं भला इस केकड़े का क्या करूँगा? राजा के मुख से यह बात सुनकर रमेश उस केकड़े को उठाकर जाने लगता है। तभी राजा का पुत्र विक्रांत बोला, रुक जाइए मछुआरे भाई, पिताजी आप इस केकड़े को खरीद लीजिए, यह केकड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। राजा बोले, लेकिन राजकुमार, राजमहल में अनेक प्रकार की मछलियाँ बनाई गई हैं, आखिर तुम इस केकड़े का क्या करोगे? विक्रांत बोला, पिताजी मैं इस केकड़े को अपने सरोवर में पालूंगा, आप इसे खरीद दीजिए पिताजी। राजा ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है राजकुमार, अरे मछुआरे सुनो, तुम इस केकड़े को हमारे सरोवर में चलकर छोड़ दो। इतना सुनते ही रमेश राजा के सरोवर पर जाता है और उस केकड़े को उसी सरोवर में छोड़ देता है। फिर राजा उस रमेश को एक पोटली भरकर सोने के सिक्के देता है। लो मछुआरे, तुम इन पैसों से पूरे जीवन खाना खा सकते हो। रमेश बहुत खुश होते हुए बोला, महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो महाराज। इतना बोलकर वह रमेश वहाँ से चला जाता है। उसके बाद राजा अपने पुत्र से बोला, चलिए राजकुमार, अब आप भी राजमहल में चलिए, कल सुबह इस केकड़े को देख लेना। लेकिन राजकुमार विक्रांत बोला, नहीं पिताजी आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। फिर राजा वहाँ से चला जाता है और विक्रांत उसी केकड़े को गौर से देखता है। वाकई यह केकड़ा तो कितना सुंदर है, इसके जैसा सुंदर केकड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा। राजकुमार विक्रांत काफ़ी देर तक उस केकड़े को देखता रहता है। फिर उसे याद आया, अरे मुझे यहाँ पर बैठे हुए तो कितना समय निकल चुका है, लगभग रात भी होने वाली है। चलो अब मैं चलता हूँ। अच्छा केकड़ा, अब मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे कल फिर मिलूँगा। फिर विक्रांत भी वहाँ से चला जाता है। राजकुमार विक्रांत भोजन करने बैठा, तभी उसके मन में ख्याल आया, अरे मैं तो भूल ही गया, मैंने केकड़े को तो खाना दिया ही नहीं। पिताजी मैं पहले उस केकड़े को कुछ खाना खिलाकर आता हूँ, फिर खाना खाऊंगा। इतना बोलकर राजकुमार विक्रांत एक खाने से भरी हुई थाली उठाकर उस सरोवर के पास पहुँच जाता है। अरे केकड़े तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, तुम इसे खा लो। विक्रांत के कई बार बोलने पर भी केकड़ा पानी से बाहर नहीं आया। विक्रांत थोड़ा चिंता करने लगा, आखिर इतनी रात में केकड़ा कहाँ जा सकता है? मुझे लगता है केकड़ा सोने के लिए चला गया होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं कल तुमसे मिलूंगा। अगली सुबह फिर विक्रांत केकड़ा से मिलने सरोवर में जाता है और वहाँ बैठकर उससे बातें करता है। विक्रांत को सरोवर के किनारे बैठे बैठे पूरा दिन गुजर जाता है। विक्रांत फिर रात का खाना केकड़े के लिए लेकर आता है, लेकिन वो केकड़ा फिर गायब हो जाता है। विक्रांत सोचता है, आज तो फिर से वह केकड़ा गायब है। यह तो कितनी विचित्र बात है, पूरे दिन तो केकड़ा सरोवर में ही रहता है, लेकिन रात्रि में यह कहाँ चला जाता है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अगले दिन राजकुमार विक्रांत सरोवर पर जाता ही रही है। वह बस रात होने का इंतजार अपने ही बगीचे में एक पेड़ के पीछे छिपकर कर रहा था। आज तो मैं इस केकड़े की सच्चाई जान कर ही रहूँगा। जैसे ही अंधेरा होता है तो वह केकड़ा सरोवर से बाहर निकलता है और देखते ही देखते वह केकड़ा एक सुंदर लड़की का रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह दृश्य देखकर विक्रांत चौंक जाता है। अरे यह क्या है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? एक केकड़ा लड़की कैसे बन गई? फिर वह लड़की चुपचाप वहाँ से चल पड़ती है। विक्रांत भी छुप के उसका पीछा करता है। वो लड़की चलते चलते काफ़ी ज़्यादा घने जंगलों से होकर गुजरती है। चलते चलते एक बड़ी सी गुफा के सामने रुक जाती है और उसी गुफा के भीतर चली जाती है। पीछे पीछे राजकुमार विक्रांत भी उसी गुफा के अंदर घुस जाता है। उस गुफा में एक दुष्ट तांत्रिक बैठा रहता है। वो उस लड़की से कहता है, आ गई मेरी प्यारी राजकुमारी, अब चलो जल्दी से इस स्थान पर बैठ जाओ।
अब मुझे तुम्हें पाने में सिर्फ 5 दिनों का समय शेष है। आने वाली अमावस्या को तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। यह सब कुछ देख विक्रांत आश्चर्यचकित रह जग गया। अरे, यह क्या है? आखिर यह तांत्रिक राजकुमारी से क्या चाहता है? फिर अगली सुबह विक्रांत ने सोचा, आज तो मैं राजकुमारी से उसके सारे राज जान कर ही रहूंगा। इतना बोलकर विक्रांत सरोवर के किनारे पर जाता है और आवाज देता है, राजकुमारी, तुम सरोवर से बाहर आओ। मैं जान चुका हूँ कि तुम कोई केकड़ा नहीं बल्कि एक राजकुमारी हो। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। आखिर तुम एक केकड़े में कैसे बदल गई? तुम तो एक सुंदर राजकुमारी हो। इतना सुनते ही केकड़ा सरोवर से बाहर आ जाता है और विक्रांत से कहने लगी, राजकुमार जी, क्या तुम वास्तव में ही मेरी मदद करना चाहते हो? विक्रांत बोला, हाँ राजकुमारी, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ। तुम मुझे अपनी सारी कहानी बताओ। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा। फिर केकड़ा बनी राजकुमारी अपनी कहानी सुनाती है। मेरा नाम माधवी है। ये बात आज से 10 साल पहले की है। मैं अपनी 2 सखियों के साथ नदी किनारे गई थी। तभी एक सखी ने कहा, अरे राजकुमारी, ज़रा उधर देखो, इस नदी का पानी कितना सुंदर है। मेरा तो जी कर रहा है कि इस पानी में मैं जी भर कर स्नान करूं। तभी माधवी ने कहा, हाँ सखी, बात तो सही कह रही हो, लेकिन इस खुले स्थान पर स्नान करना क्या उचित रहेगा? अरे राजकुमारी, यदि इतना ज़्यादा उचित और अनुचित सोचोगे तो हम कभी भी इसकी सुंदरता का आनंद नहीं ले पाएंगी। चलो ना राजकुमारी, हम थोड़ी देर ही स्नान कर यहाँ से वापस लौट चलेंगे। माधवी ने कहा, अच्छा ठीक है, यदि तुम दोनों की यही जिद है तो फिर चलो। इतना कहकर राजकुमारी माधवी अपनी दोनों सखियों के साथ उस नदी में स्नान करने लगती है। तभी उधर से एक तांत्रिक गुजरता है। उसकी नज़र माधवी पर पड़ती है। अरे वाह वाह, यह राजकुमारी तो सुंदरता की देवी लगती है। मैंने आज तक इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। काश कि यह राजकुमारी मेरी पत्नी बनती तो कितना आनंद आ जाता। राजकुमारी माधवी की सखी ने कहा, राजकुमारी, तुम यहीं पर रुको, मैं बाहर जाकर तुम्हारी चुन्नी दे देती हूँ, फिर तुम बाहर आ जाना। फिर वह दोनों सखियाँ पानी से बाहर आ जाती हैं। तभी तांत्रिक वो दोनों सखी से कहता है, अरे रुक जाओ तुम दोनों। दोनों सखी बोली, लेकिन तुम कौन हो? शायद तुम हमें जानते नहीं। तांत्रिक बोला, अरे चुप रहो दासियों, मुझे तुम्हारी परिचय जानने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम चुपचाप राजकुमारी को छोड़कर चली जाओ, यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो। दोनों सखी बोली, अरे दुष्ट, हमारे रहते हुए राजकुमारी को कोई छू भी नहीं सकता। तांत्रिक बोला, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं तुम्हें पहले ही यहाँ से उड़ा देता हूँ। इतना कहकर वह तांत्रिक अपनी शक्ति से उन दोनों सखियों को एक पंछी बना देता है। पंछी बनते ही वह दोनों सखियां वहां से उड़ जाती हैं। राजकुमारी माधवी ने अपनी सखियों को उड़ते देखा तो तांत्रिक को क्रोधित होते हुए बोली, अरे दुष्ट, ये तूने क्या किया? आखिर मेरी सखियों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी सखियों को वापस ले आओ। तांत्रिक बोला, ओहो हो मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं तुम्हारी सखियों को कुछ भी नहीं करूँगा। वो दोनों अभी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। राजकुमारी बोली, हाँ हाँ बोलो, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? तांत्रिक बोला, राजकुमारी, मेरी शर्त बस इतनी सी है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी जैसी सुंदर रूपवान स्त्री मैंने कभी नहीं देखी। राजकुमारी ने कहा, अरे दुष्ट, तुझे क्या लगता है मैं तेरे जैसे मूर्ख से विवाह करूंगी? यह कभी नहीं हो सकता। इतना सुनते ही तांत्रिक क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे मूर्ख राजकुमारी, तूने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। इसकी सज़ा तुझे भुगतनी ही पड़ेगी, वो भी पूरे 10 साल तक। तुझे यह पानी बहुत पसंद है ना? मैं तुझे इसी पानी में ही एक केकड़ा बना देता हूँ।
मैं रोज़ रोज़ तिल तिल तेरे मन को अपनी ओर आकर्षित करूँगा और फिर तुझे अपनी रानी बना लूँगा। इतना बोलकर तांत्रिक अपनी शक्ति से राजकुमारी को एक केकड़ा बना देता है और वहाँ से चला जाता है। और तब से मैं उसी नदी में केकड़ा बनकर रह रही थी। फिर एक दिन उस मछुआरे ने मुझे पकड़कर तुम्हें बेच दिया। अब तो बस मेरे पास 4 दिन ही शेष बचे हैं, फिर वह तांत्रिक मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लेगा। राजकुमारी माधवी की कहानी सुनकर विक्रांत बोला, नहीं राजकुमारी, मैं उस तांत्रिक की इच्छा को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। राजकुमारी बोली, नहीं राजकुमार, तुम इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। वह बहुत शक्तिशाली है, उससे साधारण मनुष्य जीत नहीं सकता। विक्रांत बोला, राजकुमारी, हर मुसीबत का हल होता है, क्या इस मुसीबत से छुटकारा नहीं पाया जा सकता? राजकुमारी माधवी ने कहा, राजकुमार जी, उस तांत्रिक ने अपनी सारी शक्तियां एक शैतानी गुड़िया के अंदर एकत्रित कर मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि उस गुड़िया को नष्ट कर दिया जाए तो उस तांत्रिक की सारी शक्तियां उस गुड़िया के साथ नष्ट हो जाएंगी। लेकिन तुम अकेले उस तांत्रिक से नहीं निपट सकते, उसके लिए तुम्हें किसी की मदद लेनी होगी। विक्रांत बोला, बोलियो राजकुमारी, इसके लिए मुझे किसकी मदद लेनी पड़ेगी? राजकुमारी माधवी बोली, राजकुमार जी, तुम्हें जंगल में जाकर मेरी दोनों सखियों को ढूंढना होगा। इस कार्य में वही तुम्हारी मदद कर पाएंगी। विक्रांत बोला, ठीक है राजकुमारी, मैं चलता हूँ। फिर राजकुमार विक्रांत तुरंत ही उन दोनों की तलाश में निकल पड़ता है। राजकुमार चलते चलते जल्दी ही जंगल में पहुंच जाता है। राजकुमार विक्रांत पूरे जंगल में इधर उधर आवाज लगाते हुए घूमता है। उसे जंगल में घूमते घूमते सुबह से शाम होने वाली थी, लेकिन वह दोनों चिड़िया उसे नहीं मिली थी। तभी कुछ आवाज विक्रांत के कानों में पड़ी, कोई मेरी मदद करो, मेरी बहन को बचा लो। विक्रांत आवाज सुनकर सोचता है, अरे यह किसकी चिल्लाने की आवाज है? मुझे लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है। चलो चलकर देख लेता हूँ। राजकुमार जैसे ही आगे बढ़कर देखता है तो एक चिड़िया जमीन पर बैठकर रो रही थी। चिड़िया को देखकर विक्रांत ने सोचा, अरे यह कैसी चिड़िया है? कहीं यह वही राजकुमारी की सखियों में से कोई एक तो नहीं? चलो इसके पास चलकर पूछता हूँ। अरे क्या हुआ चिड़िया, तुम इस प्रकार रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। चिड़िया बोली, राजकुमार जी, मेरी बहन को एक शिकारी ने पकड़ लिया है, वह उसकी जान ले लेगा, तुम उसे बचा लो। राजकुमार विक्रांत बोला, अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ, चलो मुझे उस शिकारी के पास ले चलो। इतना बोलकर वो चिड़िया आगे आगे उड़ने लगती है और पीछे पीछे राजकुमार चलने लगता है। दूसरी तरफ वो शिकार उस चिड़िया को पकड़ कर ले जा रहा था। आज तो मोटा शिकार हाथ लगा है, इसका मांस खाकर तो आनंद ही आ जाएगा। तभी राजकुमार विक्रांत वहां पहुंचा और कहा, ठहर जाओ शिकारी, तुम उस चिड़िया को मुझे दे दो। शिकारी बोला, अरे नहीं भाई, कितने दिनों के बाद तो मुझे इतना मोटा शिकार मिला है, मैं इसको बेचूंगा नहीं। राजकुमार बोला, शिकारी, शायद तुम मुझे जानते नहीं, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। यदि तुम मुझे वह चिड़िया दे दो तो मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरें दूंगा, और यदि चिड़िया मुझे ना दो तो तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। शिकारी डर के मारे कहने लगा, अरे नहीं नहीं राजकुमार जी, मुझे माफ़ करिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप इस चिड़िया को ले जा सकते हैं। राजकुमार तुरंत उस चिड़िया को ले लेता है और बदले में उसे 100 सोने की मोहरें दे देता है। पोटली लेकर शिकारी वहां से चला जाता है। चिड़िया भी खुश होते हुए बोली, राजकुमार जी, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार विक्रांत बोला, क्या तुम दोनों राजकुमारी माधवी को जानती हो? चिड़िया ने कहा, हाँ, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? फिर राजकुमार सारी कहानी उन दोनों चिड़ियों को बताता है। दोनों चिड़िया चौंक कर बोली,
क्या आप सत्य कह रहे हो? हमारी राजकुमारी एक केकड़ा बन गई है। राजकुमार बोला, हाँ, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ। मुझे राजकुमारी को ठीक करने के लिए तुम दोनों की मदद चाहिए। बोलिए राजकुमार, हम दोनों आपकी मदद कर सकते हैं। हम अपनी राजकुमारी के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। तो फिर ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों को उस तांत्रिक के पास से उस शैतानी गुड़िया को उठा कर लाना है। मैं उस स्थान पर आग जलाकर रखूंगा। तुम्हें उस गुड़िया को जलती हुई अग्नि में डाल देना है, तभी जाकर वह तांत्रिक खत्म हो पाएगा। लेकिन राजकुमार, वह तांत्रिक हमें कहाँ मिलेगा? तुम दोनों यहाँ से सीधे चले जाओ। जंगल के बीच में एक गुफा है। उस गुफा में वह तांत्रिक अपनी सिद्धियां कर रहा है। तुम्हें चुपके से जाना है और उस गुड़िया को उठाकर इसे स्थान पर लाना है। तब तक मैं आग जलाने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है राजकुमार, हम दोनों जल्दी ही लौटते हैं। इतना कहकर दोनों बहनें वहां से उड़ चलती हैं। दोनों बहनों को जल्दी गुफा दिखाई पड़ता है। अरे, मुझे लगता है यह वही गुफा है जो राजकुमार ने बताई थी। हाँ हाँ बहन, ज़रूर, यह वही गुफा है। इतना बोलकर वह दोनों उसी गुफा के भीतर जाती हैं। वह दोनों जब गुफा के भीतर जाकर देखती हैं तो सामने ही वह तांत्रिक अपनी सिद्धियां कर रहा था। अरे बहन, मुझे लगता है वह शैतानी गुड़िया सामने रखी हुई है। वैसे यही अच्छा मौका है गुड़िया को उठाने का, क्योंकि अभी इस तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की हुई है। चिड़िया बनी दोनों बहनों ने चुपके से गुड़िया को अपनी चोंच में दबाकर दोनों वहां से उड़ जाती हैं। इतने में ही उस तांत्रिक की आंखें खुलती है। अरे, मेरी गुड़िया कहाँ गई? अभी तो यहीं पर थी। अचानक से वह कहाँ जा सकती है? कौन है यहाँ पर? जल्दी से मेरे सामने आओ। यदि अपनी जान प्यारी हो तो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इतना बोलकर तांत्रिक अपनी शक्ति से देखता है कि उसकी शैतानी गुड़िया कहाँ है और उसे वे दोनों चिड़िया दिख जाती है। ओहो, अच्छा, तो अभी तुम दोनों जीवित हो। हाँ, लेकिन आज जीवित नहीं बच पाओगी। इतना कहकर तांत्रिक वहां से गायब हो जाता है। तब तक वह दोनों बहनें लगभग राजकुमार के पास पहुंचने वाली ही थीं कि तभी तांत्रिक वहां पर पहुंच जाता है और अपनी शक्ति से उस चिड़िया के ऊपर वार कर देता है। तो एक चिड़िया घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अरे दुष्ट चिड़िया, तुझे क्या लगा तू मेरी बरसों की मेहनत को बर्बाद कर देगी? तांत्रिक इतना कह ही रहा था कि तभी उसकी बहन उस गुड़िया को लेकर उड़ जाती है। तांत्रिक बोलता है, अच्छा, तो तुझे भी मज़ा चखाना पड़ेगा, रुक। इतना कहकर तांत्रिक उस चिड़िया के ऊपर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह भी घायल होकर ज़मीन पर गिर जाती है। वह शैतानी गुड़िया आग से 2 कदम की दूरी पर ही गिर जाती है। तभी राजकुमार उस गुड़िया को उठाकर आग में फेंक देता है। गुड़िया के आग में जलते ही तांत्रिक की वह सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। वह दोनों बहनें भी अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं। तांत्रिक गुस्से से राजकुमार को बोला, अरे दुष्ट, तूने यह क्या कर दिया? तूने मेरे 10 सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही तांत्रिक राजकुमार की तरफ बढ़कर हमला करने वाला था कि तभी राजकुमार उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तांत्रिक वहीं खत्म हो गया। राजकुमारी माधवी भी केकड़े से अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और राजकुमार से बोली, राजकुमार जी, हमारी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार विक्रांत बोला, चलिए राजकुमारी जी, मैं आपको आपके राज्य में पहुंचा देता हूं। राजकुमारी माधवी बोली, नहीं राजकुमार जी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। राजकुमार जी, क्या आप मेरे साथ विवाह करेंगी? राजकुमार विक्रांत भी खुश होते हुए बोला, हाँ हाँ राजकुमारी जी, क्यों नहीं। यदि आप विवाह के लिए तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ। फिर राजकुमार विक्रांत और राजकुमारी माधवी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। वे दोनों साथ खुशी खुशी बिताने लगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगी एक और कहानी के साथ।
कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।